28 मई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ संसद की नई इमारत का उद्घाटन कर रहे थे, तो दूसरी तरफ 1.5 किलोमीटर दूर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने वाले जाने माने पहलवान संसद की नई इमारत की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की एक बड़ी टीम उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। उनमें से कई को हिरासत में लिया गया। चारों तरफ अफरा तफरी का आलम था। हिरासत में लिए जाने वाले में ओलंपियन विनेश फोगाट और साक्षी मलिक भी शामिल थी। साक्षी मलिक ने पत्रकारों को बताया कि पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों को घसीटा और हिरासत में लिया। एक प्रदर्शनकारी ने उस समय कहा था, आप देख लीजिए, एक लोकतांत्रिक देश में अब हम विरोध भी नहीं कर सकते। हम पैदल चलकर नए संसद भवन तक जाना चाहते थे। हमारा विरोध शांतिपूर्ण था, लेकिन यहाँ जो भी हो रहा है वो लोकतंत्र को खत्म कर देने जैसा है। लोकतंत्र का नया मंदिर और सड़कों पर घसीटी जाती महिला पहलवान, इन तस्वीरों को देश भर ने देखा। विपक्ष और कई संगठनों ने दिल्ली पुलिस और मोदी सरकार की कड़ी आलोचना की। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बीबीसी से बातचीत में कहा कि उन्हें दिल्ली पुलिस की हरकतों से कोई ताज्जुब नहीं हुआ। उनका कहना था कि दिल्ली पुलिस सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह के अधीन है और ये अपने राजनीतिक आका के इशारे पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी विक्रम सिंह कहते हैं कि स्थिति सामान्य नहीं थी, लेकिन पुलिस को बातचीत की पहल करनी चाहिए थी। वो कहते हैं कि 28 मई के दिन वाले कांड में थोड़ा फर्क है। इतना बड़ा जलसा, वीआईपी मूवमेंट और वीआईपी की सुरक्षा के मद्देनजर बाकी चीजें पीछे चली जाती हैं। पुलिस को भी चाहिए था कि उनसे बातचीत करती। ये मामूली प्रदर्शनकारी नहीं थे, ये देश की आन बान और शान है। इनसे अगर बात कर लेते कि आप 8 घंटे के लिए अपना प्रदर्शन स्थगित कर लो, हम बाद में तुम्हें दोबारा लेकर उसी जगह पर बैठा देंगे, हम दोबारा तंबू लगवा देंगे, तो बात बन सकती थी। एक घटना के बाद एक बार फिर से दिल्ली पुलिस की ओर से कथित तौर पर अत्यधिक बल प्रयोग चर्चा का विषय बन चुका है। दिल्ली पुलिस पर पहले भी ऐसे आरोप लगते आए हैं। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 2 दशकों में कई अन्य राज्य की पुलिस पर भी इस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं। आइए इनमें से कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। जम्मू और कश्मीर प्रदर्शन 2008 से 10 के बीच पुलिस फायरिंग में 17 वर्षीय तुफैल मट्टू की मौत के बाद 2010 के विरोध प्रदर्शनों में लगभग 120 लोग मारे गए थे। इसी तरह 2008 में अमरनाथ श्राइन बोर्ड को भूमि के हस्तांतरण के खिलाफ एक पर्यावरण अभियान हिंसा में बदल गया, जिसमें करीब 70 लोग मारे गए थे। निर्भया रेप और मर्डर केस 2012 दिल्ली में हुए निर्भया गैंग रेप मामले में देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ था, लेकिन दिल्ली इन आंदोलनों का केंद्र थी। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में 23 वर्षीय एक युवती के साथ चलती बस में गैंगरेप किया गया था। बाद में निर्भया की मौत हो गई थी। इस घटना के खिलाफ देश भर में आंदोलन हुआ और प्रदर्शन किए गए। दिल्ली प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ का अखाड़ा बन गया था। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए लाठी, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने न्याय के लिए धरना दिया था, जिस पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस मामले में भी दिल्ली पुलिस की ओर से अत्यधिक बल प्रयोग की खूब आलोचना हुई थी। अब बात करते हैं कि तूतीकोरन स्टरलाइट प्रदर्शन 2018 मई में तमिलनाडु के तूतीकोरिन में वेदांता लिमिटेड के स्टरलाइट कॉपर प्लांट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ था। तमिलनाडु पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों के खिलाफ ताकत के बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया। इनमें 13 प्रदर्शनकारी मारे गए। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए विरोध 2019 से 2019 के अंत से लेकर 2020 की शुरुआत तक नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 सीएए और प्रस्तावित नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में 20 से अधिक लोगों की जान गई थी। उत्तर प्रदेश, यूपी में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से कथित रूप से गोली चलाने के बाद सबसे ज्यादा मौतें हुई। हालांकि लगभग सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मौतें हुई। किसान आंदोलन 2020 से 21 पुलिस ने हजारों उत्तेजित प्रदर्शनकारियों पर उस समय डंडे बरसाए और भीड़ को
तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे जब वो पैदल ट्रैक्टरों और घोड़ों पर सवार लाल किले की तरफ बढ़ने लगे। झड़प में एक प्रदर्शनकारी मारा गया और दर्जनों पुलिस और प्रदर्शनकारी घायल हुए। 1 साल से अधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन अधिकतर शांतिपूर्ण रहा। दिसंबर 2019 के आखिरी 2 हफ्तों में नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए पर विरोध चरम था। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आम नागरिक प्रदर्शन कर रहे थे। राज्य सरकार के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में 21 लोगों की जानें गईं और सैकड़ों गिरफ्तार कर लिए गए। मारे जाने वालों में नाहटोर बिजनौर का युवक सलमान भी शामिल था, जो दिल्ली में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर वो नाहटोर अपने परिवार वालों से मिलने गया था। उसके बड़े भाई मोहम्मद शोएब का आरोप है कि वो जुमे की नमाज के बाद मस्जिद से बाहर निकला तो कुछ पुलिस वाले उसे कुछ दूर ले गए और उसे गोली मार दी। इस तरह मुजफ्फरनगर के मीनाक्षी चौक के अंदर गलियों में स्थानीय लोगों के मुताबिक घरों के अंदर बुरी तरह से तोड़फोड़ करने वाले में पुलिस वाले भी शामिल थे। किसान आंदोलन के दौरान 26 जनवरी 2021 को आंदोलन करने वाले किसान ट्रैक्टरों और घोड़ों पर सवार दिल्ली के लाल किले की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे कि अचानक 24 वर्ष के सिख किसान नवरीत सिंह का ट्रैक्टर पलटा और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने दावा किया कि युवक की मौत ट्रैक्टर पलटने की वजह से हुई थी, लेकिन वहां मौजूद चश्मदीद और परिवार के सदस्यों का आरोप है कि वह पुलिस की गोली से मारे गए थे। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई और दिल्ली पुलिस ने भी इसे इनकार किया था कि गोली लगने से नवरीत सिंह की मौत हुई। नवरीत के दादा हरदीप सिंह डिब्डीबा और रामपुर के किसान हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली पुलिस के खिलाफ हत्या का मुकदमा भी दायर रखा है। उनके मुताबिक पुलिस ताकत का इस्तेमाल नेताओं के कहने पर करती है। हरदीप सिंह कहते हैं कि पावर का इस्तेमाल जो पुलिस करती है वो नेताओं के कहने पर करती है। पुलिस को समझ होती है कि मेरा मालिक क्या चाहता है, इसके बाद होड़ लग जाती है अपने मालिक के सामने किस तरह से चीजें को किस तरह से प्रस्तुत करना है ताकि उनके नंबर बढ़े और उनकी तरक्की हो। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष हरदीप सिंह से सहमत हैं। वो कहते हैं कि आज पुलिस को राजनीतिक बॉसेस द्वारा सख्ती से कंट्रोल किया जाता है। पुलिस अपना कर्तव्य भूल गई है कि वो संविधान के अंतर्गत है और इसे राजनीति के किसी भी दबाव से मुक्त होना चाहिए। लेकिन पूर्व पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह के मुताबिक पुलिस आमतौर से कानून का पालन करती है। वो कहते हैं पुलिस कानून के हिसाब से काम करती है, अगर गैर कानूनी काम किया तो ह्यूमन राइट्स जैसी इतनी सारी संस्थाएं हैं जो पुलिस के गैर कानूनी काम पर आवाज उठा सकती है। मैं आपको बता दूं कि पुलिस वालों को सजा भी मिलती है। इमरजेंसी के दौरान मैंने खुद देखा है। उनकी तरफ से लापरवाही हो या उनकी तरफ से बल का गलत इस्तेमाल हुआ हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। दिल्ली पुलिस के एक पूर्व उच्च अधिकारी मैक्सवेल परेरा ने पुलिस के कमजोर नेतृत्व को इसके जिम्मेदार माना। सीएए विरोधी प्रदर्शन के बाद एक पत्रिका में उन्होंने लिखा था कि यह स्पष्ट था कि पुलिस निर्दयी थी और कमजोर लीडरशिप का शिकार थी। उन्हें सत्तारूढ़ दल के प्रति पक्षपाती और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्रूरता और अन्यायपूर्ण व्यवहार करते देखा गया। वो कहते हैं कि पुलिस की विफलता अकेले दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के अन्य हिस्सों में सीएए के समर्थन और विरोध दोनों में हुए आंदोलनों से निपटने में भी उनकी नाकामी साफ दिख रही है। साफ नजर आ रहा था कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में दंगे हो सकते थे, लेकिन दिल्ली में पुलिस की विफलता विशेष रूप से दुखद थी, क्योंकि दिल्ली राजधानी है और इसकी पुलिस फोर्स बड़ी है और बेहतर तरीके से लैस है। जो पुलिस वाले सियासी लीडरों के दबाव में आ जाते हैं, उनके लिए 36 सालों तक पुलिस फोर्स में रहे विक्रम सिंह का ये पैगाम है कि लानत है ऐसे पुलिस वालों पर जो गैर कानूनी हुक्म मानते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे दौर में गैर कानूनी हुक्म नहीं मिलते थे। मैं तो कह देता था कि आप करा लीजिए, मैं तो नहीं करूंगा। अगर आप तबादले से डरेंगे तो खौफजदा होकर ही काम करेंगे। आमतौर पर भारत में पुलिस 4 तरह की तकनीक का इस्तेमाल करती है: सीसीटीवी, ड्रोन, चेहरे की पहचान करने वाली टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। विशेषज्ञों का कहना है कि आधुनिक तकनीक की उपलब्धता और इसके अधिक इस्तेमाल के कारण भारत में पुलिसिंग और भी पेचीदा होती जा रही है। प्रदर्शनकारियों को निगरानी और गोपनीयता के मुद्दों का सामना करना पड़ता है।